कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा वकील की जो स्वभाव से इतना शर्मीला है कि मतलब जब उसे अपना पहला केस लड़ने के लिए अदालत में खड़ा किया जाता है तो उसके पैर कांपने लगते हैं। बिल्कुल। वो जज के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता, घबराहट में केस की फाइल वापस थमाता है और अदालत से लगभग भाग खड़ा होता है। हाँ, वो वाकया तो बहुत मशहूर है ना? अब जरा सोचिए कि क्या यही घबराया हुआ युवा कुछ दशकों बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को बिना एक भी गोली चलाए घुटनों पे ला सकता है? ये सुनने में एकदम किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। बिल्कुल फिल्मी लगता है। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मिशन है। आज हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और जीवनियों के एक बड़े संग्रह के जरिए मोहनदास करमचंद गांधी की इस पूरी यात्रा को खंगाल रहे हैं। जी, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्म से लेकर 30 जनवरी 1948 तक की यात्रा। सही कहा। लेकिन देखिए, हमारा मकसद सिर्फ एक टाइमलाइन बताना नहीं है। हम उस कैसे और क्यों की तलाश में हैं जिसने एक आम इंसान को महात्मा में बदल दिया। और ये समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि एक डरा हुआ इंसान रातों रात एक वैश्विक क्रांति का चेहरा नहीं बन जाता। किसी इंसान का वैचारिक विकास कैसे होता है, आज हम उस पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस नींव से जो गुजरात के पोरबंदर में पड़ी थी। एक वैश्य परिवार जहां उनके पिता करमचंद और दादा उत्तमचंद दीवान थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उनकी माता पुतलीबाई का उन पर गहरा प्रभाव। और हाँ, बचपन में देखे गए वो नाटक भी। देखिए, माता पुतलीबाई का जो प्रभाव था ना, वो उनके जीवन का पहला अहम अध्याय था। मैं कहूंगी कि उसने उनके भीतर की जमीन तैयार की। वो जो उनके कड़े उपवास होते थे। हाँ, बिल्कुल। उनकी माँ के कठोर उपवासों ने उस छोटे से बच्चे मोहनदास को अनौपचारिक रूप से ये सिखा दिया था कि किसी संकल्प के लिए शारीरिक कष्ट को कैसे हंसते हंसते सहा जा सकता है। अरे वाह! मतलब वो सत्याग्रह की जो एक सहनशीलता थी वो यहीं से आ रही थी। एकदम सही पकड़े। और फिर जब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देखे तो वो उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं था। अच्छा? हाँ, एक बच्चे के अवचेतन मन में ये बात बैठ गई कि सत्य की कीमत चाहे जो भी हो उसे चुकाना ही पड़ता है। यही वो हठ था जो आगे चलकर सत्याग्रह का आधार बना। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ये हठ या ये जिद तुरंत अपना रंग नहीं दिखा पाई। मतलब 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से उनका विवाह हो जाता है और फिर 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए वे लंदन जाते हैं, इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ में। यहाँ एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है। आप उस इंग्लिश जेंटलमैन वाले दौर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल वही। मतलब लंदन पहुंचकर उन्होंने एक परफेक्ट अंग्रेज बाबू बनने की ठान ली थी। जी हाँ। महंगे पश्चिमी कपड़े पहने, वायलिन बजाना सीखा। मुझे तो ये पढ़कर हंसी आ गई कि उन्होंने डांस की क्लासेस भी ली। हाँ, वो डांस वाली बात बहुत लोग नहीं जानते। एक तरफ सत्य की वो भारतीय जिद और दूसरी तरफ पश्चिमी चकाचौंध में ढलने की ये बेचैनी। ये चल क्या रहा था उनके दिमाग में? इसे आप एक आइडेंटिटी क्राइसिस कह सकते हैं, पहचान का संकट। देखिए, एक युवा जब दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की राजधानी में जाता है तो उसे लगता है कि सफलता का रास्ता उसी समाज के तौर तरीकों को अपनाकर मिलेगा। मतलब वो अंग्रेजों के बीच स्वीकार्य होना चाहते थे, फिट इन होना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन अहम बात यह है कि इस पूरी कोशिश में भी एक चीज थी जो उन्होंने नहीं छोड़ी। वो शाकाहार का वचन जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था। एकदम सही। और यहीं से उनकी असली वापसी शुरू होती है। शाकाहार की इसी तलाश ने उन्हें लंदन की वेजिटेरियन सोसाइटी तक पहुंचाया। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसा कोई इंसान किसी नई दुनिया में खुद को खोजने निकले लेकिन उसे अपना असली अक्स कहीं और ही दिखाई दे जाए। हाँ, बहुत खूब कहा आपने। वेजिटेरियन सोसाइटी में उनकी मुलाकात थियोसॉफिस्ट और स्वतंत्र विचारकों से हुई। और विडंबना देखिए, क्या एक भारतीय युवा अपने ही सबसे महान ग्रंथ यानी भगवत गीता को लंदन में पहली बार गहराई से समझ रहा था, वो भी सर एडविन आर्नोल्ड के अंग्रेजी अनुवाद के जरिए। द सॉन्ग सेलेस्टियल। जी, गीता के अपरिग्रह और संभाव के दर्शन ने उनके मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि वो उनके पूरे जीवन का मैनुअल बन गया। वाओ! लेकिन लंदन से वकालत की डिग्री लेकर जब वे भारत लौटे तो भी सफलता बहुत दूर थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में वे पूरी तरह विफल रहे क्योंकि वो शर्मीलापन उनका साथ नहीं छोड़ रहा था। बिल्कुल। फिर 1893 में एक केस के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा और वहां 7 जून 1893 को पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर वो घटना घटी। टर्निंग पॉइंट।
हाँ, प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। अक्सर इस घटना को बस एक नस्लीय अपमान के रूप में बताया जाता है, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा था। मेरी समझ से ये उनके अहंकार और उस इंग्लिश जेंटलमैन वाली छवि की मौत थी। सही बात है। उस सर्द रात में स्टेशन के वेटिंग रूम में ठिठुरते हुए उनके पास दो विकल्प थे, या तो डर कर भारत वापस लौट जाएं या फिर रुककर उस अन्याय के खिलाफ लड़ें। और उन्होंने लड़ना चुना। जी, और यहीं जन्म होता है उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रयोगशाला का। दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए वे साल महज वकालत के साल नहीं थे। तो वो सत्याग्रह के परीक्षण के साल थे। बिल्कुल। पर रुकिए, मुझे यहाँ एक बात सच में समझ नहीं आ रही। मतलब 1894 में उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, वो तो ठीक है, एक राजनीतिक कदम था। लेकिन 1897 में जो डरबन में घटना हुई वो किसी पहेली से कम नहीं है। आप उस जानलेवा हमले की बात कर रहे हैं? हाँ, गोरों की एक उग्र भीड़ ने उन पर हमला कर दिया, उन्हें बुरी तरह पीटा। किसी तरह एक पुलिस वाले की पत्नी ने उनकी जान बचाई, लेकिन जब हमलावरों को सजा दिलाने की बात आई तो उन्होंने माफ कर दिया। यही तो, कोई इंसान उन लोगों को कानूनी सजा दिलाने से कैसे पीछे हट सकता है जो उसे मार ही डालना चाहते थे? अब क्या उस वक्त इसे उनकी कमजोरी नहीं समझा गया होगा? देखिए, ऊपरी तौर पर यह बिल्कुल कमजोरी लगती है, लेकिन अगर हम सत्याग्रह के मनोविज्ञान को समझें तो ये उनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? इसे ना जूडो की तरह समझिए। बॉक्सिंग में आप ताकत का जवाब ताकत से देते हैं। मुक्के का जवाब मुक्के से। हाँ, लेकिन जूडो में आप विरोधी की ही ताकत और वजन का इस्तेमाल उसे गिराने के लिए करते हैं। अच्छा, तो जब भीड़ ने उन पर हमला किया तो वे नस्लीय श्रेष्ठता के अहंकार में चूर थे। अगर गांधी उन्हें सजा दिलवाते तो वे केवल उनका डर बढ़ाते, उनकी सोच नहीं बदल पाते। ओह, मैं अब समझ रहा हूँ। उन्हें माफ करके उन्होंने न सिर्फ नैतिक श्रेष्ठता हासिल की, बल्कि हमलावरों को उनके ही अपराध बोध के सामने निहत्था कर दिया। यानी बुराई से लड़ना है, बुरे इंसान से नहीं। एकदम सही। और यही वो फॉर्मूला था जो दक्षिण अफ्रीका के टॉल्स्टॉय फार्म में तराशा जा रहा था। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब दुश्मन को शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से हराना। जी। और इसी अचूक अस्त्र के साथ जब 9 जनवरी 1915 को वे भारत लौटे तो वे वो शर्मीले वकील नहीं रह गए थे। वे एक परिपक्व रणनीतिकार बन चुके थे। और भारत लौटने पर उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक बहुत बेहतरीन सलाह दी। क्या सलाह थी वो? उन्होंने कहा कि पहले 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो, अपनी आंखें और कान खुले रखो, लेकिन मुंह बंद रखो। भारत को समझो। बिल्कुल, भारत को करीब से जानो। और उन्होंने यही किया। इसके बाद हम देखते हैं 1917 का चंपारण सत्याग्रह और 1918 का खेड़ा आंदोलन, जिसने भारतीय राजनीति का भूगोल ही बदल दिया। सही कहा, क्योंकि अब तक जो आजादी की बहसें थी ना, वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम तक सीमित थी, एलीट क्लास तक। हाँ, लेकिन उन्होंने इस लड़ाई को खेतों और आम किसानों तक पहुंचा दिया। जनता को एहसास दिलाया कि इस लड़ाई में उनकी भूमिका क्या है। और इसी जन भागीदारी का सबसे बड़ा उफान हमें 1920 के असहयोग आंदोलन में दिखता है। वो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और अदालतों का त्याग। जी, पूरा देश पहली बार एक साथ खड़ा था। अंग्रेज सच में परेशान थे। लेकिन तभी वो 1922 में चौरी चौरा में घटना हो जाती है, जहां भीड़ ने हिंसक होकर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। हाँ, और इस एक हिंसक घटना के कारण उन्होंने तुरंत पूरा आंदोलन वापस ले लिया। देखिए, ये फैसला आज भी बहुत बहस का विषय है। मतलब ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से मंजिल की ओर बढ़ रही हो और ड्राइवर अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दे। बिल्कुल, लोग तो भड़केंगे ही। कई बड़े नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, वे भी इस फैसले से बहुत हैरान और निराश थे। हाँ, वो काफी नाराज थे। तो क्या उन्होंने सच में उस वक्त लोगों की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया था? देखिए, अगर हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नजर से देखें तो ये एक बहुत गलत फैसला लगेगा। लेकिन यहीं हमें उनका साध्य और साधन यानी मीन्स एंड एंड्स का सिद्धांत समझना होगा। साध्य और साधन, इसे थोड़ा और आसान भाषा में स्पष्ट करें। तो राजनीतिक दुनिया का एक आम नियम है कि अगर आपकी मंजिल यानी साध्य सही है तो वहां पहुंचने का रास्ता यानी साधन कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता। मतलब एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। हाँ, लेकिन उनके लिए साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू थे। अच्छा। उनके लिए भारत की आजादी पाना जितना जरूरी था,
उस आजादी को पाने का तरीका यानी अहिंसा उससे भी ज्यादा पवित्र था। मतलब वो शॉर्टकट नहीं चाहते थे? बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि अगर आजादी हिंसक भीड़ के बल पर मिलेगी तो वो समाज आजाद होने के बाद भी हिंसक ही रहेगा। एक अत्याचारी ब्रिटिश सत्ता की जगह एक अत्याचारी भारतीय सत्ता ले लेगी। बिल्कुल सही। वे केवल सत्ता नहीं बदलना चाहते थे, वे व्यवस्था और मानसिकता बदलना चाहते थे। यानी वे एक नए समाज की नींव रख रहे थे। और शायद इसी अडिग नैतिक स्पष्टता को देखकर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा था। जी। लेकिन देखिए, आंदोलन वापस लेने के बाद जब वे जेल गए और फिर बाहर आए तो उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया। वे रचनात्मक कार्यों में लग गए थे। हाँ, चरखा चलाना, खादी बुनना, अस्पृश्यता मिटाना। कई लोगों को लगा कि वे मुख्य धारा की राजनीति से दूर जा रहे हैं। पर मेरी समझ में ये दूर जाना नहीं था। ये एक समानांतर अर्थव्यवस्था और समाज का निर्माण करना था। वो कैसे? वे जानते थे कि छुआछूत और ऊंच नीच में बटा हुआ समाज कभी सच्ची आजादी नहीं संभाल सकता। चरखा केवल सूत काटने की मशीन नहीं थी, वो आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। बिल्कुल। और इन्हीं रचनात्मक कार्यों ने वो जमीन तैयार की जिस पर 1930 का ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आंदोलन खड़ा हुआ। ओहो, यहाँ आता है आधुनिक इतिहास का सबसे शानदार राजनीतिक नाटक, दांडी मार्च। जी। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ शुरू हुई ये यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए थी। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है कि नमक ही क्यों? बहुत लोग पूछते हैं। मतलब किसी बड़े कानून को क्यों नहीं चुना गया? यही उनकी रणनीतिक जीनियस नजर आती है। देखिए, नमक एक ऐसी चीज है जो हर इंसान, चाहे वो बहुत अमीर हो या बेहद गरीब, उसकी थाली का अनिवार्य हिस्सा है। हाँ, नमक के बिना तो कुछ नहीं। उस पर कर लगाना सबसे अमानवीय था। लेकिन अगर हम रणनीति के तौर पर देखें तो ये अंग्रेजों के लिए एक लूज लूज सिचुएशन थी। लूज लूज मतलब दोनों तरफ से हारने वाली स्थिति। वो कैसे? सोचिए, अगर ब्रिटिश सरकार एक बूढ़े आदमी को समुद्र तट से बस एक मुट्ठी नमक उठाने के जुर्म में गिरफ्तार करती है तो पूरी दुनिया के सामने वे क्रूर और हास्यास्पद दिखेंगे। कि एक मुट्ठी नमक के लिए जेल में डाल दिया। हाँ, और अगर वे उन्हें गिरफ्तार नहीं करते तो उनका बनाया हुआ कानून एक मजाक बनकर रह जाएगा और उनकी सत्ता का जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा। क्या बात है। बिल्कुल। उस एक चुटकी नमक ने ना ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। और सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन में पहली बार भारतीय महिलाओं ने घर की दहलीज लांघकर इतनी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था। ये वाकई एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर। क्विट इंडिया मूवमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और इसी दौर में उन्होंने वो नारा दिया जिसने सबको चौंका दिया, करो या मरो, डू और डाई। अब देखिए, जो व्यक्ति उम्र भर अहिंसा की वकालत करता रहा, उसका ये नारा थोड़ा उग्र नहीं लगता? मतलब ऐसा लगता है जैसे अहिंसा के सिद्धांत को किनारे रख दिया गया हो। ये कोई विरोधाभास नहीं था, बल्कि बदली हुई भू राजनीतिक परिस्थितियों का नतीजा था। अच्छा। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध चरम पर था और जापान भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। उन्हें ये साफ दिख रहा था कि अगर ब्रिटिश सरकार ऐसे ही कमजोर रही तो भारत किसी नई साम्राज्यवादी शक्ति की गुलामी का शिकार हो जाएगा। तो ये नारा हिंसा का आह्वान नहीं था? कतई नहीं। ये देशवासियों के लिए अंतिम और सर्वोच्च शांतिपूर्ण बलिदान का संदेश था। कि अब प्राणों की आहुति देने का वक्त आ गया है। जी, लेकिन वो आहुति भी बिना किसी हिंसा के देनी थी। उनके लिए अब मानसिक गुलामी शारीरिक मृत्यु से भी बदतर हो चुकी थी। समझ गया। और उन्होंने अपनी किताबों जैसे सत्य के प्रयोग और हिंद स्वराज में भी हमेशा इसी आत्मिक स्वराज पर जोर दिया था। बिल्कुल। लेकिन इस आंदोलन की कीमत उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी। उन्हें आगा खां महल में नजरबंद कर दिया गया। और वहीं 1944 में उनके जीवन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत आघात हुआ। उनकी पत्नी कस्तूरबा का उनके ही हाथों, मतलब उनकी गोद में, निधन हो गया। जी हाँ, 62 सालों का साथ टूट गया था। एक इंसान के तौर पर ये कितना बड़ा भावनात्मक झटका रहा होगा। बिल्कुल रहा होगा, लेकिन उन्होंने इसे भी एक अजीब सी शांति के साथ स्वीकार किया, क्योंकि उनका जीवन अब पूरी तरह से एक सार्वजनिक जीवन बन चुका था। और फिर वो दिन आया 15 अगस्त 1947, स्वतंत्रता का दिन। हाँ, लेकिन ये जीत अपने साथ बंटवारे की एक बहुत बड़ी और गहरी चोट लेकर आई थी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था
कि भारत के टुकड़े करने से पहले मेरे टुकड़े कर दो। वो विभाजन के सख्त खिलाफ थे। और जब पूरा देश दिल्ली में आजादी का जश्न मना रहा था तो वो इंसान जिसने इस आजादी की पटकथा लिखी थी वहां मौजूद ही नहीं था, क्योंकि वे कलकत्ता और बंगाल के नोआखली में थे। वहां विभाजन की आग भड़की हुई थी, भयानक दंगे हो रहे थे और वो 77 साल का बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी पुलिस सुरक्षा के नंगे पैर उन दंगाग्रस्त इलाकों में अकेला घूम रहा था। ये उनका सबसे मुश्किल सत्याग्रह रहा होगा। बिल्कुल, अपने ही लोगों के खिलाफ, उनके ही दिलों में पल रही नफरत के खिलाफ। यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही मार्मिक और बेचैन करने वाला वाकया सामने आता है। उनकी हत्या से ठीक एक दिन पहले 29 जनवरी को, वो राजीव गांधी वाला किस्सा। हाँ, इंदिरा गांधी और 4 साल के राजीव गांधी उनसे मिलने बिरला हाउस आए थे। नन्ना राजीव खिलते हुए बापू के पैरों में चमेली के फूल फंसाने लगा तो उन्होंने हंसते हुए बच्चे के कान खींचे और कहा कि केवल मृत व्यक्ति के पैरों में फूल रखे जाते हैं। ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या उन्हें पता था कि क्या होने वाला है? कई जगहों पर यह जिक्र मिलता है कि उन्हें करीब 14 बार अपनी मौत का पूर्वाभास हुआ था। देखिए, उन्हें ये भली भांति एहसास हो चुका था कि समाज का एक हिस्सा उनकी विचारधारा से पूरी तरह थक चुका है या नफरत करने लगा है। लेकिन अगर हम इसे आज के नजरिए से देखें तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? जिस इंसान ने दुनिया को अहिंसा सिखाई, उसके अपने ही देश में इतनी बड़ी हिंसा क्यों हुई? गोडसे जैसे चरमपंथियों का पैदा होना क्या दिखाता है? शायद ये दिखाता है कि जब समाज कट्टरता और धार्मिक उन्माद की तरफ तेजी से भाग रहा हो तो शांति और संयम की बात करने वाली आवाज सबसे ज्यादा चुभती है। बिल्कुल सही कहा आपने। राजनीतिक लालसा और बंटवारे की आग ने समाज को इतना अंधा कर दिया था कि वे उस साध्य और साधन वाले सिद्धांत को भूल चुके थे। उन्हें लगा कि उनकी अहिंसा अब उनकी राह का रोड़ा बन रही है। हाँ। और यही नफरत 30 जनवरी 1948 की उस शाम तक पहुंच गई। अगर हम उस दिन की टाइमलाइन देखें तो सुबह का वक्त कितना शांत और सामान्य था। बिल्कुल आम दिनों की तरह। सुबह 4:30 बजे उठना, प्रार्थना करना, शहद नींबू का पानी पीना, मालिश, अखबार पढ़ना और वो उबली सब्जियों का नाश्ता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दिन भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन बनने वाला है। उस दिन सरदार पटेल के साथ उनकी बैठक लंबी खिंच गई थी। हाँ, और उसी बैठक के कारण उन्हें अपनी शाम की प्रार्थना सभा के लिए देर हो रही थी। जी। शाम के 5 बज चुके थे। वे अपनी भतीजियों आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखे बिरला हाउस के लॉन से तेजी से गुजर रहे थे। तभी भीड़ में से एक युवक, नाथूराम गोडसे जी, खाकी कपड़े पहने हुए वो आगे आया। उसने हाथ जोड़े हुए थे जैसे पैर छूना चाहता हो। आबा ने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि बापू को पहले ही देर हो चुकी है। लेकिन उसने आबा को धक्का दिया और अगले ही पल बिल्कुल करीब से अपनी पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। एक सीने में, 2 पेट में। अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी हिंसा का शिकार होके जमीन पर गिर पड़ा। उनके होंठों से जो अंतिम शब्द निकले वे थे, हे राम। शाम के 5:17। वो पल जब भारत ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को खो दी। जब उनकी अंतिम यात्रा निकली तो दिल्ली की सड़कों पर 15 लाख लोगों का हुजूम था। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है, गोलियों ने उनके शरीर को तो छलनी कर दिया, लेकिन क्या वे उनके विचारों को मार पाए? इतिहास इसका जवाब साफ ना में देता है। बिल्कुल। उनके विचार ना एक टूल किट बन गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर नेल्सन मंडेला तक दुनिया भर के नागरिक अधिकार आंदोलनों ने उसी सत्याग्रह के टूल किट का इस्तेमाल किया जिसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और भारत की प्रयोगशाला में विकसित किया था। क्या बात है। दुनिया बदलने से पहले स्वयं में बदलाव लाइए और ऐसे जियो जैसे कि आपको कल मरना है। ये सिर्फ कोट्स नहीं है, ये एक ऐसे व्यक्ति के अनुभव हैं जिसने अपने डरों को जीता था। और अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमें उनके स्वराज के असली अर्थ पर विचार करना होगा। असली अर्थ? हाँ, उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ गोरे शासकों को हटाकर भूरे शासकों को बिठाना नहीं था। उनका स्वराज खुद पर शासन करना था। अपने भीतर के लालच और नफरत पर विजय पाना। बिल्कुल। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब आज हम राजनीतिक रूप से तो एक आजाद मुल्क है। हाँ। हमारे पास अपना संविधान है जी। लेकिन क्या हम सच में मानसिक और वैचारिक रूप से उस स्वराज तक पहुंच पाए हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या आज भी हम अपने विचारों के स्तर पर पूरी तरह आजाद हैं या हम आज भी अपने ही पूर्वाग्रहों और नफरतों के गुलाम हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो ये जीवन यात्रा
हम सबके सामने एक आईने की तरह रखती है, जिस पर हर किसी को खुद विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। वो इंसान जिसने एक शर्मीले छात्र से लेकर महात्मा तक का सफर तय किया, वो हमें यही बताता है कि बदलाव की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर लड़ी जाती है। और शायद यही कारण है कि उस साधारण से इंसान की ये असाधारण कहानी आज भी हमें इतना सोचने पर मजबूर करती है। तो अपनी खुद की आज़ादी और अपने भीतर के स्वराज पर विचार करते रहिए। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।